ओके, लेट्स कंटिन्यू। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जो अच्छा, यहाँ पे फिजिकल मैप में है ना, एक जगह मार्क करनी है, जरगोस माउंटेन के नाम से होगा। इस जगह पे दे रखा होगा। यहाँ पे एक माउंटेन चेंज रखी होगी, जरगोस माउंटेन। और यहाँ पे दो डेजर्ट दे रखे होंगे, एक दस्ते काबिर दे रखा होगा, दस्ते लूट दे रखा होगा। यहाँ पे दो डेजर्ट दे रखे होंगे, दस्ते काबिर और दस्ते लूट। ये डेजर्ट्स हैं यहाँ पे। इस रीजन में डेजर्ट्स है, दस्ते लूट, दस्ते काबिर। और यहाँ पे माउंटेन है, जरगोस माउंटेन, जो कि ईरान के अंदर यहाँ पे इस तरीके से दिखेंगे। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं हम अपन। और अब अपन आ जाते हैं इसके पड़ोसी देश पे, अफगानिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर अभी इशू चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो मेजरली गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल नहीं है ज़्यादातर एरियाज में। ज़्यादातर एरिया में तालिबान जो है उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, और इनके बीच में काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही है। हालांकि अभी रिसेंटली अमेरिका ने जो है वो अपनी फोर्सेस को यहाँ से वापस बुलाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ये बात आ गई कि हाँ, अब आगे कैसे चलेगा। कि अमेरिका जब पीछे हटेगा तो अफगानिस्तान में सरकार नहीं चलने देगी। अगर तालिबान ने अगर सरकार नहीं चलने दी तो सब कुछ किया धरा सब बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है अफगानिस्तान के अंदर इस चीज़ को लेकर। और इसमें जो पीस डील हुई थी, जो हमने कल बात की थी, कतर के अंदर हुई थी, दोहा जो कतर की कैपिटल है, वहां पे ये पीस डील हुई थी, है ना। तो अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है इंडिया से नॉर्थ की तरफ। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एरिया लगता है, बट लगता है। ठीक है। वी नीड टू रिमेम्बर कि अफगानिस्तान की सबसे छोटा अगर किसी देश के साथ बाउंड्री लगती है इंडिया की, तो अफगानिस्तान ही है। अफगानिस्तान इज अ टोटली लैंडलॉक्ड कंट्री। इसकी किसी भी समुद्र से सीमा नहीं लगती है। तो अफगानिस्तान को अगर समुद्र से कुछ सामान मंगवाना है तो वही यही वाला रास्ता ईरान या पाकिस्तान से होकर जाएगा। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि तालिबान जो संगठन है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान से हुई, और अफगानिस्तान इस चीज़ के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है कि अफगानिस्तान की जो आज भी कंडीशन है उसमें पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने ही जो है वो तालिबान जो संगठन है उसको खड़ा किया। और फिर आगे जाकर पाकिस्तान ने ही जो है वहां पर लोगों को भेजा जो कि अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ने लगे। फिर वो आतंकवादी संगठन इतने पावरफुल हो गए कि वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उनके लिए, उनको संभालना। बट कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का किया धरा था या है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए इमेज इतनी अच्छी नहीं है। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन फिर भी ठीक है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार गवर्नमेंट जो है वो इंडिया और रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं। ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर एक माउंटेन रेंज है जो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे देखेंगे तो अपने को हिंदू कुश माउंटेन मिलेंगे। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज मिलेगी, हिंदू कुश माउंटेन। ठीक है। तो ध्यान रखना है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे हिंदू कुश माउंटेन्स। ओके, इसके बाद में यहाँ पे इससे नॉर्थ की तरफ चलेंगे अपन। अफगानिस्तान से नॉर्थ की तरफ में ये जो कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके आसपास है ना, ये वाले रीजन को देखेंगे। ये पहले जो है वो यूएसएसआर का पार्ट थे। ये पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, सोवियत संघ का हिस्सा थे। फिर बाद में 1991 के बाद में ये डिसइंटीग्रेट हो गए, टूट गए और अलग देश बन गए, जिसमें से रशिया एक बना, कजाकिस्तान वगैरह सब अलग हो गए। अभी यहाँ पे इन देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। इसका नाम है एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये उसके ओरिजिनल 6 मेंबर्स हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। उसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हो गए हैं, टोटल 8 मेंबर्स। 8 देश हैं इसके सदस्य एससीओ के, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के।
इसमें मैंने वीडियो भी डाला है, यूट्यूब पे देख सकते हैं, एससीओ पे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज एससीओ। तो ये सेंट्रल एशियन रीजन जो है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो गया अभी इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इस रीजन तक पहुंच बनानी है इंडिया को, चाइना को थोड़ा सा काउंटर भी करना है इस रीजन में, तो इसलिए जो है वो ये रीजन इम्पोर्टेंस रखता है। अब चाइना जो है वो इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है किसी तरीके से। चाइना जो है वो इस रीजन से होता हुआ एक प्रोजेक्ट बना रहा है जो कि यूरोप तक जाएगा, जिसको नाम दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है चाइना के लिए, जिसको पहले वन बेल्ट वन रोड भी बोलते थे। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में OBOR। अभी आजकल इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI बोला जाता है। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के अंडर चाइना जो है वो प्राचीन काल में जो सिल्क रूट हुआ करता था, जो सिल्क रोड होती थी, जिसके अंदर पहले के टाइम पे ट्रेड हुआ करता था चाइना से, जो है वो सिल्क इंडिया से जो है वो मसाले वगैरह, कपड़ा वगैरह, ये जो है वो इधर से अफगानिस्तान के थ्रू पासेस वगैरह से होकर इधर सेंट्रल एशिया से होकर जो है वो यूरोप तक जाते थे। इधर से ये रास्ते जाते थे, जिससे यूरोप में उन सामान की डिमांड हुआ करती थी, और ये इधर भी जाते थे, इजिप्ट वगैरह में, मिस्र वगैरह में बहुत टाइम तक। तो इस तरीके से जो है वो अरब यात्रियों का, या अरब देश जो हैं आज की तारीख में अरब देश जिनको बोलते हैं, इसमें पहले अरब देश नहीं थे, अरब यात्री होते थे, इन लोगों का इस पूरे व्यापार पर कंट्रोल था। और हिस्टोरिकली यही कारण था कि जिस वजह से पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज ने सबसे पहले इस रास्ते को छोड़ते हुए या इस रास्ते को बीच में से अवॉइड करते हुए इंडिया आने तक का डायरेक्टली सी रूट ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि इस रूट में ज्यादातर अरब यात्रियों का कंट्रोल था एक तरीके से, या अरब्स का कंट्रोल था, और वो लोग नहीं चाहते थे कि अरब कंट्रोल में जो मिडल मैन है उसको कुछ देना पड़े। हम डायरेक्ट अगर इंडिया जाने का कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं तो हमारे लिए फायदा होगा। अब ये सिल्क रूट तो हजारों साल पुराना है, कम से कम 3-4 हजार साल पुराना है, कि जब पे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में उसके बाद भी इस रूट को यूज किया जाता था और इस रूट से ही ट्रेड हुआ करता था। तो चाइना आज की तारीख में इस रूट को वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो एक तरीके से पूरा उसको घूम के इधर यूरोप वगैरह जाना पड़ता है। आज की तारीख में ये कंडीशन है कि अगर मैं चाइना से कोई सामान मंगाऊंगा या चाइना से सामान भेजूंगा तो स्टेट ऑफ मलक्का से होता हुआ इधर से होकर यूरोप जा पाएगा, या अफ्रीका भी जाना है तो ये बहुत लंबा रूट पड़ेगा। अब वहीं अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से अफ्रीका पहुंच जाता हूँ इस तरीके से, या फिर इधर से डायरेक्ट यूरोप पहुंच जाता हूँ, तो वो कॉस्ट वाइज चाइना को बहुत सस्ता पड़ेगा। ये एक रीजन है जिसकी वजह से, और इससे चाइना को अपने सामान को वर्ल्ड ओवर बेचने के लिए, भेजने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और इसीलिए चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पुश कर रहा है, जो कि चाइना का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। शी जिनपिंग जो अभी चाइनीज प्रेसिडेंट है, उनका सबसे महत्वाकांक्षी या सबसे ज्यादा उनके जो हैं वो सपने जुड़े हुए हैं इससे, कि वो इसके मीडियम से चाइना को वर्ल्ड पावर बना सकते हैं एक तरीके से। हालांकि इसके अंदर इंडिया का एंगल थोड़ा सा आ जाता है कि भैया ये जो कंट्रीज हैं सारी, अब ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे चाइना इस वजह से इन कंट्रीज को, इनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है हालत, कंडीशन इकोनॉमिकली, और इन कंट्रीज के अंदर ज्यादातर इन कंट्रीज को पैसा देकर चाइना जो है वो अपने प्रभाव में ले आता है। फिर वो कहते हैं कि भाई अब आपके पास पैसा देने की हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपका इतना इतना एरिया या ये बंदरगाह ले लेंगे जो हमने बनाया है, लीज पे ले लेंगे। तो ये कंट्रीज जो है वो बोझ के तले या डेप्ट बर्डन में दब जाते हैं, और इन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। चाइना का डेप्ट बर्डन जो है वो यही है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वगैरह से जुड़ा हुआ है। अब इसी में एक एंगल आता है जो इंडिया को इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा, वो है चाइना का इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जो इधर काराकोरम पास से होकर, काराकोरम हाईवे से होते हुए पाकिस्तान के अंदर से आकर
और इधर साउथ की तरफ जाता है, इसको कहेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी में से निकलता है और इंडिया से बिना परमिशन लिए हमें इस पे ऑब्जेक्शन है। इंडियन एरिया में से निकलता है, जबकि हमारी परमिशन नहीं ली है इस प्रोजेक्ट के लिए, और इस वजह से इंडिया को इस पे ऑब्जेक्शन है। पर पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, उनके लिए प्रोजेक्ट एक तरीके से वरदान है, क्योंकि इसके लिए चाइना उनको बहुत सारा पैसा देने को तैयार है, जिसके मीडियम से चाइना को एक तरीके से हाईवे, रेलवे नेटवर्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की एक चेन मिल जाएगी, श्रृंखला मिल जाएगी, जिससे वो डायरेक्टली यहां तक पहुंच सकता है। कहां तक पहुंच रहा है? यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसको हम नाम से जानते हैं ग्वादर पोर्ट। ग्वादर भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो एंड पॉइंट है, दिस इज नोन एज द ग्वादर। ग्वादर पोर्ट जो है, उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने जो है वो एक और पोर्ट बनाया था, जो हमने कल बात की थी, कल के वीडियो में बात की थी, चाबार पोर्ट की। तो इसको ही काउंटर करने के लिए कि चाइना एक तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच जाएगा और सेंट्रल एशिया में इंडिया को पहुंच बनानी है, तो एक तरीके से चाबार पोर्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा, यहाँ पे जो चाइनीज प्रेजेंस होगी उसको काउंटर करने के लिए इंडिया चाबार पोर्ट में से हेल्प ले सकता है, या फिर एक तरीके से इसके इनके बीच में जो है वो 100-200 किलोमीटर का ही फर्क है, ज्यादा दूर नहीं थे ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया था। ये एक दोनों पोर्ट का नाम रेगुलरली न्यूज में रहता रहा है, और इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं यूपीएससी में काफी ज्यादा। अब इस पोर्ट के बनने के बाद में चाइना के पास में एक तरीके से डायरेक्टली एक रास्ता हो जाएगा, जिससे उसको इधर की तरफ से पूरा घूम के आने की जरूरत नहीं है। चाइना जो है वो क्या कर सकता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने के बाद में उसको ये रूट पूरा लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहां से एंट्री मार सकता है। यूरोप जाने के लिए यूरोप जाने के लिए और अफ्रीका जाने के लिए इतना लंबा रूट नहीं लेना पड़ेगा, आप इतने से में से आ जाओगे। तो जिससे चाइना के लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, जिससे वो रशिया और अफ्रीका और यूरोप दोनों तक अपनी पहुंच बना सकता है बहुत आसानी से, और इसीलिए ये इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है कि कल को अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों तरफ से हमारे को अगर लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो एक तरीके से इन दोनों के पास में एक डायरेक्ट हाईवे होगा जिससे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो इंडिया को फेस करनी पड़ रही है अभी इस सिचुएशन को लेकर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। तो यहाँ पर सेंट्रल एशिया के अंदर ये वाला रीजन क्या हो गया, सेंट्रल एशिया कहलाएगा। इस पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस को लेकर और इस रीजन तक अपनी पहुंच बनाने को लेकर इंडिया जो है वो कंसर्न है। इसीलिए इंडिया ने SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, जिसकी मीटिंग इस साल इंडिया में होनी है। हालांकि अभी SCO की एक मीटिंग रशिया में चल रही है, जिसके बारे में जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां जाकर आए थे, और अभी चाइना और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको लेकर SCO के अंदर ही बहुत सारी मीटिंग्स अभी ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जिस बीच में रक्षा मंत्री S जयशंकर भी गए हैं SCO में, रशिया गए हैं। वहीं राजनाथ सिंह अभी हाल ही में रशिया जाकर आए थे, और SCO की एक्सरसाइज होनी थी कवकास के नाम से, उसमें भी इंडिया ने हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि चाइना को देखते हुए इंडिया को और कोविड-19 को देखते हुए इंडिया को लग रहा था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लिया इंडिया ने। तो ये पूरा रीजन इस वजह से न्यूज में है अभी। यहाँ से कंट्री वाइज थोड़ा सा पूछने के चांसेस रहते हैं। हिस्टोरिकली देखेंगे तो जैसा मैंने बताया, अब यहाँ पे इस रीजन में जो 2-3 कंट्रीज हैं उनकी राजधानियां इंपॉर्टेंट है, कैपिटल्स इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले ऊपर है कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल का नाम है नूर सुल्तान। ठीक है, कजाकिस्तान इस रीजन में बहुत बड़ी कंट्री है। हालांकि मेजरली जो है वो इस रीजन में, यहां पर ज्योग्राफिकली अगर ज्योग्राफिकली बात करेंगे तो कजाकिस्तान जो है वो रशिया के साउथ की तरफ है, और इस पूरे रीजन के अंदर यहाँ पर जो है वो मैदानी इलाके मिलते हैं, घास के मैदान मिलेंगे। क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन में नहीं है, ये टेम्परेट जोन में है, तो यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं।
जिनको एशिया से यूरोप तक फैला हुआ है, जिनका विस्तार है, और इनको सेंट्रल हाईलैंड भी बोला जाता है। यहाँ पर दूर दूर तक छोटी हरी घास देखने को मिलेगी, जो कि बहुत कम बरसात होने की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती है। पेड़ नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये घास के मैदान घोड़े और जो मवेशी होते हैं उनके लिए बेटर होते हैं, बेहतरीन होते हैं। इसीलिए जो मंगोल थे उन्होंने इस एरिया पे पूरे पे राज किया, और इस एरिया की वजह से ही चाइना तक जो मंगोलों का साम्राज्य फैल गया था और उन्हें यूरोप तक आतंक मचाया। चंगेज खान का टाइम पीरियड इस पूरे एरिया पे राज करने का टाइम पीरियड था, क्योंकि उन्होंने जो है वो इन मैदानी इलाकों में जो घोड़े थे उनकी जो टेक्निक थी उसकी वजह से उन्होंने जो है वो घोड़े पे खड़े होके धनुष बाजी करना यानी कि तीर चलाना तक भी सीख लिया था। तो इस वजह से जो है वो ये पूरे रीजन में मंगोल्स का राज हुआ। इनको कहते हैं स्टेपीज। दीज ग्रासलैंड आर नोन एज स्टेपीज। ये शायद एटलस में लिखा नहीं मिलेगा, बट प्लीज मार्क कर लेना। स्टेपीज आर व्हाट? टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, सेंट्रल एशियन ग्रासलैंड्स आर नोन एज द स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज लिखा नहीं मिलेगा, बट इधर एरिया में देखेंगे ना अपन, तो ये प्लेन्स और किर्जिक स्टेपी ऐसे लिखा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यूराल माउंटेन जहाँ लिखा मिलता है ना एशिया के मैप में, उराल सी के ऊपर या अरल सी के ऊपर छोटा सा लिखा होगा किर्जिक, किर्गिज स्टेपी, या किर्गिस्तान में है मेनली। तो ये स्टेपीज जो है यहाँ से पूरे जो ये प्लेन एरिया है, ये पूरा जो है वो स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड कहलाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड में की खास बात ये होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। सर्दियों में बर्फ जम जाती है, और वो बर्फ के पिघलने की वजह से ही जो है वो थोड़ी बहुत घास उग पाती है। मवेशी और घोड़े वगैरह उनके लिए खुले मैदान मिलेंगे, पेड़ बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके के ग्रासलैंड टाइप ऑफ एरिया जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और कोई मेजर फिजिकल फीचर नहीं है। जो साउथ वाले इलाके हैं वहां पर थोड़ी बहुत माउंटेनियस रीजन है, और नॉर्थ की तरफ वाले सारे प्लेन एरिया हैं। तो अब यहाँ पे प्लेन एरिया के इस वाले रीजन में या फिर इस रीजन में जो कंट्रीज हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक तो ताजिकिस्तान है, नाम है ताजिकिस्तान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, TAPI। तो ताजिकिस्तान में जो है वो गैस, नेचुरल गैस वगैरह बहुत मिलती है। तो यहाँ पे एक पाइपलाइन की बात चल रही है बहुत टाइम से, जो इंडिया और तजाकिस्तान के बीच में होगी, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए पाइपलाइन आएगी, जिसको तापी पाइपलाइन कहा जाता है। इट इज अ गैस पाइपलाइन। ये बहुत साल से अटका हुआ है प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो तालिबान है या दूसरे संगठन है, वो लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो गारंटी नहीं दे सकती कि वो लोग इस प्रोजेक्ट को उड़ाएंगे नहीं। तो इस वजह से जो है वो ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा। बट तापी प्रोजेक्ट क्या है? ये गैस प्रोजेक्ट है। इस गैस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन सब कंट्रीज के बीच में गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? इस रीजन के अंदर नेचुरल गैस के भंडार मिलते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज, इस रीजन के अंदर यूरेनियम के भंडार भी मिलते हैं। दिस रीजन इज रिच इन यूरेनियम। ठीक है, जिसमें से कजाकिस्तान जो है वो यूरेनियम, बहुत ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है कजाकिस्तान के अंदर। अभी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम जो है वो कजाकिस्तान के अंदर है। हालांकि इससे ज्यादा रिजर्व मिलेंगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, बट अभी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कजाकिस्तान यूरेनियम, एक्सपोर्ट करता है यूरेनियम। तो इस रीजन में, इस जनरल इस रीजन की बात करेंगे तो यहाँ यूरेनियम के भंडार वगैरह मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंट। ताशकेंट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इंडियन हिस्ट्री में भी। क्यों? क्योंकि ताशकेंट वो जगह है जहां पर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बाद में एग्रीमेंट हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी ताशकेंट शहर में, उज्बेकिस्तान में ताशकेंट।
क्योंकि ये उस टाइम पे यूएसएसआर के अंडर में था, सोवियत रूस के अंडर में था, और उन्होंने मध्यस्थता या मीडिएशन करवाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 वॉर के बाद में। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जब वहां गए उसके बाद वो एग्रीमेंट करने के बाद वापस इंडिया आए नहीं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को इन पे बहुत सारे डाउट्स में हैं कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था। बट जो भी हुआ, बट यहाँ पे ताशकंद में उनकी डेथ हुई थी। ओनली प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के लाल बहादुर शास्त्री जिनकी डेथ इंडिया से बाहर हुई है ना। कहाँ हुई है? ताशकंद में। तो 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद में ताशकंद में एग्रीमेंट हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एसएसबी वगैरह में भी आप बोल सकते हैं, पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि ताशकंद की क्या इंपॉर्टेंस है, आप बता सकते हो। 1965 वॉर के बाद में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जो है उसको कहीं ना कहीं जो है वो हमारा नुकसान हुआ था इसमें, क्योंकि हमने बहुत सारा एरिया ऐसा था जो पाकिस्तान का कैप्चर कर लिया था, वो हमें वापस देना पड़ गया था। हालांकि इसमें क्या कंडीशंस थी, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, वो लाल बहादुर शास्त्री कभी आकर समझा नहीं पाए, क्योंकि उनकी डेथ वहीं हो गई थी। अब यहाँ उज्बेकिस्तान के नॉर्थ में एक सी है जिसका नाम है एरल सी या अराल सी। अराल सी एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही हल्की सी दिखा रखी होगी, या फिर लगभग जो है वो गायब सी दिखा रखी होगी, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल एक तरीके से सूख चुका है और किसी तरीके से भी अब ये एक्टिव नहीं है या वाटर बॉडी बची नहीं है। बट एराल सी का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एराल सी कहाँ है। इससे नॉर्थ की तरफ चलेंगे अपन तो आएगा रशिया, जो कि मेजरली वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है, रशिया के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, जो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, इस वाली जगह पे मंगोलिया के नॉर्थ में एक तालाब दे रखा होगा इस तरीके से, जिसको बैकाल लिख रखा होगा, लेक बैकाल। इट इज द डीपेस्ट लेक ऑन द वर्ल्ड, यानी कि पृथ्वी का सबसे गहरा तालाब है ये। इट इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, लेक बाइकाल को मार्क कर लेना। ये पूछ सकता है कि कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट है, या नाम ही देकर पूछ लेगा, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि, या ऐसा दे सकता है किसी और लेक का नाम दे दिया और कुछ और चीज पूछ ली, और आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए कि ये सबसे गहरा है और ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये रशिया। अब रशिया के अंदर जो हमने देखा था फिजिकली अगर बात करेंगे, तो ये वाला पूरा रीजन जो है वो, अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हमने देखा था ये वाला पूरा रीजन तो क्या था, प्लेन एरिया में आ गया था। इसके बाद इससे नॉर्थ वाले जो इलाके हैं रशिया के, इन वाले इलाकों के अंदर जो वेजिटेशन है वो टाइगा टाइप ऑफ वेजिटेशन जिसको बोला जाता है वो मिलती है, टाइगा वेजिटेशन। टाइगा वेजिटेशन, टाइगा वेजिटेशन के अंदर जो है वो बर्फीले तरीके के पेड़ या बर्फ वाले इलाकों में जो पेड़ मिलते हैं वो मेजरली पाए जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो कोनेदार पत्ते वाले पेड़, जिनके ऊपर की तरफ जाते हैं तो पत्ते कम होते जाते हैं ताकि बर्फ उन पे नहीं टिके, इस तरीके के पेड़ जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर लो होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम जो है वो ऐसे वेजिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर पूरे साल सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, और इस वजह से ही इस रीजन के अंदर बहुत सारे कम लोग जो हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। ये एरिया मेजरली जो है वो पॉपुलेशन कम होती जाती है यहाँ पे। हालांकि ये पेड़ जो हैं जो अभी बताए थे, ये सॉफ्टवुड ट्रीज कहलाते हैं, और सॉफ्टवुड ट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, काम आते हैं पेड़ से या पल्प बनाने के, जिससे पेपर बनता है। तो बहुत सारा टाइगा वेजिटेशन इसी तरीके से जो है वो मेजरली काम आता है, या टाइगा वेजिटेशन के अंदर जो पेड़ मिलते हैं वो पेपर प्रोडक्शन के अंदर अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इससे ऊपर की तरफ वाला एरिया पूरा साइबेरिया कहलाता है, जो कि कोल्ड एरिया है पूरा, और यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है, और इसको टुंड्रा रीजन बोलते हैं। टाइगा के नॉर्थ वाले रीजन को टुंड्रा कहते हैं। टुंड्रा रीजन के अंदर टुंड्रा रीजन के अंदर लगभग लगभग कोई भी तरीके की वेजिटेशन पाई नहीं जाती है, पूरे साल ये एरिया बर्फ से ही जमा रहता है, और इसको साइबेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसी एरिया को साइबेरिया कहा जाता है। और यहाँ पर मैप के अंदर जो एशिया वाला मैप होता है उसके अंदर ऊपर लिखा भी होगा साइबेरिया, साइबेरियन प्लेन्स।
बड़ा बड़ा लिखा होगा साइबेरिया, साइबेरियन प्लेन, साइबेरियन प्लेट्यू, इस तरीके से लिखा होगा, तो इसको पूरे एरिया को साइबेरिया कहा जाता है। और उसके नॉर्थ में टुंड्रा लिखा होगा, तो इस रीजन को टुंड्रा कहते हैं, और इसी की वजह से नाम पड़ा टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन में मेजरली कोई भी नहीं मिल पाता, क्योंकि इंसानों का रहना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला सिस्टम होता है, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट रेज यहाँ पर बहुत कम पहुंचती है। और उसके बाद भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है -60 -70 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसीलिए जो है वो यहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पे कुछ एक जनजातियां ही मिलती हैं, कुछ एक ट्राइबल्स ही मिलते हैं जो छोटे मोटे घर बनाकर रहते हैं, और वो जनरली जो याक या बर्फीले जो जानवर होते हैं उनको मार के अपना गुजारा चलाते हैं। इस तरीके के कुछ कबीले या कुछ ट्राइब्स जो बहुत छोटी हैं, बहुत कम है, वो यहाँ पर मेजरली मिलती हैं, जैसे चुकची ट्राइब है, साइबेरियन ट्राइब है, इस तरीके की कुछ ट्राइब जो हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। रशिया मेजरली इसी वजह से पूरा लेस पॉपुलेटेड है, और रशिया की ज्यादातर पॉपुलेशन इन एरियाज में नहीं रहती है, ज्यादातर पॉपुलेशन यूरोप वाली साइड में रहती है, जो कि अपन देख सकते हैं यहाँ पर डिवीजन भी रशिया में जो है वो यूरोप वाली साइड में ज्यादा है, क्योंकि ये वाले पूरे एरिया क्या है, खाली खाली है। कई कंट्रीज से बड़े बड़े तो इनके डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिलता नहीं है। तो जो थोड़ी बहुत आबादी है वो इधर साउथ वाले इलाकों के अंदर रहती है, और इससे ऊपर के एरियाज में बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है। रशिया की 90% पॉपुलेशन इन एरियाज में रहती है, और बाकी बची हुई 10% इसके साउथ में, इस लाइन के साउथ में, और यहाँ पे कुछ आधा 1% भी नहीं रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन मिलती है। तो दैट इज हाउ एशिया का नॉर्थ पार्ट जो है वो इस तरीके से डिवाइडेड है। अब यहाँ पे इससे साउथ की तरफ चलेंगे तो एक छोटा सा कंट्री जो चाइना और रशिया के बीच में पिसा हुआ है, जिसका नाम है मंगोलिया। ठीक है, उलन बटोर होगी इसकी कैपिटल, मंगोलिया की कैपिटल है उलन बटोर। ठीक है, अच्छा, अब मंगोलिया से जैसे ही अपन इस वाली तरफ देखेंगे तो मंगोलिया वापस वही रीजन में आ गया जहां वो घास के मैदान मिलते थे। ठीक है, तो मंगोलिया में मेजरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम ही होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बरसात कम होती है, घास के मैदान है, तो खाली इलाके हैं ज्यादातर, कुछ मिलता नहीं है। और फिर ऊपर साउथ की तरफ से जो ठंडी साइबेरिया से हवाएं चलती है, उसकी वजह से टेम्परेचर लो रहता है। तो मंगोलिया ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट कंट्री है नहीं, ना ही बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ना ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा है। हालांकि मिनरल रिसोर्सेज थोड़े बहुत इनके पास अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल्स यहाँ पर काफी मिलेंगे आपको, रॉक मिनरल्स टाइप जो हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह हुए, या फिर और भी जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कई तरीके के मेटल, नॉन मेटल्स, ये यहाँ पर मिलेंगे। अब इसके बाद में या इसके साउथ की तरफ आने पर हमें काफी सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जगह मिलेगी, जो मेजरली हम चाइना में एंटर कर चुके हैं, चाइना में आ चुके हैं हम। तो अब हम जो है वो वर्ल्ड मैप का व्यू थोड़ा सा चेंज करेंगे, एरियल करेंगे, ताकि हमें जो है वो जगह देखने को मिले। चाइना के अंदर एंटर होते ही यहाँ सबसे पहले नॉर्थ की तरफ में एक डेजर्ट है, यहाँ एक पूरा एक रेगिस्तान मिलेगा आपको। इस रेगिस्तान को जो है वो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं चाइना के अंदर एंटर होते ही, और इसको यहाँ पे लिख रखा होगा गोबी डेजर्ट, GOBI, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा नहीं होती है, बट क्योंकि बरसात नहीं होती है, मॉइस्चर कम होता है, इसीलिए इसको डेजर्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप जूम भी करोगे तो यहाँ पे रेत के टीले दिखाई देंगे, बट जैसा मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता है, यहाँ पे एक विचित्र तरीके की चीज देखने को मिलती है। यहाँ रेत के टीलों के बीच में ऐसे पानी के तालाब बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एरिया गोबी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, और गोबी डेजर्ट बहुत ही ज्यादा कोल्ड डेजर्ट है। दिस इज द कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि यहाँ साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं आती हैं, बिकॉज यहाँ पे साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है, ठंडी हवाओं की वजह से ये पूरा एरिया जो है नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता, और बरसात यहाँ होती नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया है, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे अपन, सॉरी वेस्ट की तरफ चलना चालू करेंगे अपन, पूर्व की तरफ चलना चालू करेंगे, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा एक और डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जैक्टली इंडिया के नॉर्थ की तरफ में ही है। ठीक है, और इस डेजर्ट को जो है वो टकला माकान डेजर्ट कहा जाता है। टाकला माकान इज अगेन कोल्ड डेजर्ट है, ये एक टकला माकान भी एक कोल्ड डेजर्ट है वापस से। यहाँ इंडिया के नॉर्थ में ही है ये, इंडिया में जम्मू कश्मीर देख सकते हो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में टाकला माकान डेजर्ट।
टाकलामाकान डेजर्ट चारों तरफ से माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है, पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके नॉर्थ की तरफ में टियान शान माउंटेन, यहाँ पे टियान शान माउंटेन मिलेगा आपको। पेन का कलर चेंज करना चाहिए। यहाँ पे टियान शान माउंटेन मिलेगा आपको। टियान शान माउंटेन के अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इससे साउथ में अल्तून शाह कुनलुन शाह माउंटेन रेंज मिलेगी। इसके साउथ की तरफ में अल्तून शाह कुनलुन शाह ऐसे माउंटेन चेंज देखने को मिलेंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये वाला बचा हुआ एरिया जो है वो हिमालय और इसके बीच में पिसा हुआ ये तिब्बत कहलाता है। इन माउंटेन रेंज और इधर हिमालय के बीच में जो पिसा हुआ है इस प्लेट्यू को ही तिब्बत कहते हैं। तो इंटेन या इंटर माउंटेन प्लेट्यू है ये एक तिब्बत, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू, विश्व का सबसे बड़ा प्लेट्यू है ये। इस प्लेट्यू का एक छोटा सा हिस्सा इधर वाली तरफ आता है, या इसका एक्सटेंशन यहाँ जम्मू कश्मीर के नॉर्थ की तरफ में है, जहां छोटा सा लिखा दिखेगा पामीर। यहां पर पामीर देखने को मिलेगा आपको हल्का सा लिखा हुआ। इस डेजर्ट के वेस्ट की तरफ में पामीर प्लेट्यू। पामीर प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज समटाइम द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसको रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड की भी उपाधि या उपनाम दिया हुआ है। रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब भाई सीधी सीधी बात है, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा इलाका है प्लेट्यू वाइज। माउंटेन पीक की बात नहीं कर रहे हैं ना, माउंटेन पीक की बात ही नहीं कर रहे अपन यहाँ पे। ठीक है, अब ये तिब्बत प्लेट्यू जो है, इस प्लेट्यू से ही बहुत सारी नदियां निकलती है। तो अब हम चाइना के ईस्ट वाली तरफ में बढ़ना चालू होंगे और इन नदियों पे थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो यहाँ पर इस वाली तरफ, ईस्ट वाली तरफ में अपन आप देख सकते हैं चाइना को। अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, चाइना के सेंट्रल वाले एशिया एरिया में, यानी कि ये वाला पूरा एरिया ड्राई एंड प्लेट्यू टाइप रीजन है। ये वाला पूरा एरिया ग्रीनरी भरा हुआ रीजन है। तो यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी बरसात होती है और यहाँ पर नदियां भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे तिब्बत वजह से रिवर्स निकल रही हैं दो तीन, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है यांगसी रिवर। इधर इस रीजन में मिलेगी आपको, इंडिया के नॉर्थ की तरफ से ऐसे घूम के आएगी और इधर चाइना के अंदर जाकर इधर की तरफ में ताइवान के पास में इधर जाकर गिरेगी समुद्र के अंदर, यांगसी रिवर, येलो सी में ये यहां पर। हालांकि इसमें ये चीज देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये वाली रिवर है। लगभग कुछ यहां से ऐसे आ रही होगी। इधर की तरफ में आपको देखने को मिलेगी यांगसी रिवर चाइना में। ओरिजिनेट होती है तिब्बत में और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगजी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया में सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो है वो यहां पर इस चैप्टर में साउथ ईस्ट एशिया को हम कल कवर करेंगे, बट अभी यहां पर इधर वाली तरफ आ जाते हैं हम। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के आसपास वाले रीजन को देख लेते हैं एक बार। बस कोरिया को देख लेंगे हम थोड़ा सा। कोरिया में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, कैपिटल इंपॉर्टेंट है, दोनों की ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इसको कोरियन पेनिनसुला भी बोला जाता है। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है और सियोल जो है वो साउथ कोरिया की कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर
जापान के आइलैंड आ जाते हैं, जिसमें 4 आइलैंड है टोटली। जापान में सबसे बड़े 4 आइलैंड है, या मेजर 4 आइलैंड है जापान के अंदर। ठीक है, इसमें एटलस के अंदर आगे जाकर जापान का एक पूरा मैप दे रखा होता है, अगर मिल जाए तो। चाइना का मैप भी दे रखा है और जापान का मैप भी दे रखा होता है, ऑक्सफोर्ड एटलस में एटलीस्ट दिया हुआ होता है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान का मैप दिया हुआ है। अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो बाउंड्री है, इसको हम 38 डिग्री पैरेलल, 38वीं समानांतर रेखा, तो 38 डिग्री जो एंगल है लैटिट्यूड का, वो इस जगह से निकल रहा होगा। यानी कि यहां से 38 डिग्री की लाइन ऐसे निकल रही होगी, 38 की, इन दोनों के बीच में 38 नॉर्थ से निकल रही होगी। तो इसको एक्चुअली 38 डिग्री पैरेलल लाइन कहा जाता है। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को डिवाइड करती है ये। फिर इन्होंने थोड़ा सा इधर का एरिया दबा लिया और इधर इन्होंने थोड़ा सा इनका, इस वजह से ये बीच में बाउंड्री ऊपर नीचे हो गई। नहीं तो एक्चुअली ये 38 डिग्री से शुरू हुई थी। तो 38 डिग्री पैरेलल किसको कहते हैं? 38 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच। फिर आते हैं जापान पे। अब जापान जो है वो मेजरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, एक तो है ना, पार्टनरशिप वगैरह हर चीज के हिसाब से जापान बहुत अच्छा है अपने लिए। जापान के अंदर बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, और जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। सुनामी शब्द जापान से आया है। जापान में मेजरली 4 आइलैंड है। देर आर मेनली 4 आइलैंड इन जापान। लिखे हुए होंगे ये यहाँ पे नाम। सबसे नॉर्थ वाला होकाइडो, होकाइडो। फिर ये वाला पूरा आइलैंड जो है, इसको हॉन्शो के नाम से जाना जाता है। इसके साइड में यहां लिखा होगा ऐसे हॉन्शो, हॉन्शू ऐसे करके लिखा होगा, साइड में एक बड़ा सारा हॉन्शू लिखा होगा। कोई बात नहीं, जहां भी लिखा होगा, मतलब कई कई एटलस में साइड में लिखा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो छोटा सा आइलैंड है, जो इन चारों आइलैंड में सबसे छोटा है, इसको शिकोकू के नाम से जाना जाता है। और ये जो आखिरी आइलैंड है, यानी कि सबसे साउथ वाला जो सबसे बड़ा आइलैंड है, इस आइलैंड को जो है वो क्यूशू कहा जाता है। तो हॉन्शू, होकाइडू, ठीक है, हॉन्शो सबसे बड़ा, फिर होकाइडो, फिर क्यूशू, और फिर शिकाकू सबसे छोटा। ये 4 मेन जापान आइलैंड के। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल है टोक्यो। और टोक्यो के पास में ही एक माउंटेन मिलेगा अपने को, ठीक है, यहाँ पे माउंट फिजी। टोक्यो शहर के पास में माउंट फिजी करके लिख रखा होगा, माउंट फूजी, FUJI, फूजी सान। माउंट फूजी इज अ वॉल्केनो। ये जापान का सबसे ऊंचा और सबसे फेमस वॉल्केनो है, माउंट फूजी, फूजियामा। ठीक है, माउंट फूजी के नाम से लिखा होता है ये एटलस के अंदर। टोक्यो शहर जहां पर है, उसके थोड़ा सा साउथ की तरफ में है ये, यहाँ पे टोक्यो के पास में माउंट फूजी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 2 छोटे से शहर और मिलेंगे। एक का नाम है हिरोशिमा, यहाँ है हिरोशिमा, जो कि इसमें हॉन्शू आइलैंड में साउथ की तरफ में है। और दूसरा मिलेगा नागासाकी। कहाँ गया, एक मिनट। नागासाकी इससे साउथ की तरफ में होता है, हाँ, साउथ की तरफ में यहाँ पर है नागासाकी, सबसे इस पे क्योशो वाले पे। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा 1945 में, जिसके बाद जापान ने वर्ल्ड वॉर में अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। एटम बॉम्ब गिराए गए थे, ऊपर ले जाकर प्लेन प्लेन से गिराए थे ना, फेंके नहीं गए थे। तो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब की तारीख भी ध्यान रखनी है, 6 ऑफ अगस्त और 9 ऑफ अगस्त।
1945, 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी, 1945 वर्ल्ड वॉर के एंड हुआ था, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद में। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हैं, और अभी भी रिसेंट में आया था कि वहां पर जो लोग हैं वो अभी तक परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको केमिकल या उनको जो रेडिएशन झेलना पड़ा था उस टाइम पे, उसका प्रभाव अभी तक देखने को मिल रहा है। और यहीं पे एक छोटी सी आइलैंड चेंज है, ये ओकिनावा आइलैंड चेंज जो है, इसमें एक सेनकाकू, ठीक है, यहां पर है सेनकाकू आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड है सेनकाकू के नाम से, जिसको लेकर जापान, उस आइलैंड पे रहता कोई नहीं है, बट जापान और चाइना के बीच में सेनकाकू आइलैंड को लेकर जो है वो हंगामा हो गया था, लड़ाई हो गई थी एक तरीके से। वो कह रहे हैं कि हमारा है, और जापान वालों ने उस पर अपना क्लेम करा हुआ है, जिसकी वजह से उस आइलैंड पे रहता कोई नहीं है, बट टेरिटरी डिस्प्यूट अभी रिसेंट में हुआ था और अपकमिंग एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और चाइना, रशिया हमने सब देख लिया। सिर्फ अब हमारे पास बचा है ये वाला एरिया जिसको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर इंडिया के ये जो बाकी पड़ोसी हैं, म्यांमार वगैरह, इनको भी डिस्कस कर लेंगे उसी में, क्योंकि ये एशियान का हिस्सा है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, तो उसकी बात हो जाएगी, तब इसको डिस्कस कर लेंगे। बचेगा इंडिया, उसको हम वापस पूरा वर्ल्ड घूम के आएंगे, तब फिर वापस फाइनली करेंगे। बट पहले हम इसको खत्म करेंगे, फिर हम अफ्रीका और यूरोप निपटाएंगे, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आकर वापस इंडिया।